तो आज का हमारा टॉपिक है ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। पिछली वीडियो में हमने टेक्सचुअल और टैबुलर प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा की बात की थी। इस वीडियो में सिर्फ ग्राफिकल प्रेजेंटेशन की बात करेंगे। ग्राफिकल प्रेजेंटेशन को आप फिगर्स भी बोल सकते हो या सिंपली ड्राइंग भी बोल सकते हो। तो क्वालिटेटिव डेटा और क्वांटिटेटिव डेटा दोनों के लिए ही ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा डिफरेंट होता है। क्वालिटेटिव में हम 5 डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रेजेंटेशन की बात करेंगे, जिसमें बार चार्ट, पाई चार्ट, पिक्टोग्राम, मैप और वेन डायग्राम होगा। तो सबसे पहले आता है हमारा बार डायग्राम। नाम से ही पता चल रहा है कि हम इसमें कुछ रेक्टेंगुलर से बार्स ड्रॉ करते हैं जिससे हम डेटा को रिप्रेजेंट करते हैं। इट फैसिलिटेट्स विजुअल कंपैरिजन, यानी कि आप देख के ही इजीली डेटा को कंपेयर कर सकते हो। जैसे कि इस बार डायग्राम में आप देख के इजीली बता सकते हो कि हॉकी खेलने वाले 250 बच्चे हैं, क्रिकेट खेलने वाले 400 बच्चे हैं, वॉलीबॉल खेलने वाले 300 बच्चे हैं। तो आप इजीली देख के ही यानी विजुअली ही कंपेयर कर सकते हो डेटा को। बार डायग्राम में हम कंपेयर करते हैं कैटेगरीज ऑफ डिस्क्रीट डेटा। डिस्क्रीट डेटा पहले भी बताया था टाइप्स ऑफ डेटा में, जिसे आप सिर्फ होल नंबर्स में एक्सप्रेस कर सकते हो। यानी कि बार डायग्राम को यूज़ करके आप फ्रैक्शन वाली वैल्यूज़ हो गई या डेसिमल वाली वैल्यूज़ हो गई, उसे आप एक्सप्रेस नहीं कर सकते हो, सिर्फ होल नंबर्स ही एक्सप्रेस कर सकते हो। जैसे कि हॉकी खेलने वाले 250 स्टूडेंट्स हैं या क्रिकेट खेलने वाले 400 स्टूडेंट्स हैं, आप ऐसे नहीं लिख सकते हो 400.1 स्टूडेंट है या 400.2 स्टूडेंट है। नहीं, आप डेसिमल और फ्रैक्शन नहीं मेंशन कर सकते हो, सिर्फ होल नंबर्स ही अलाउड है। तो बार डायग्राम ड्रॉ करने के 2 तरीके हैं कि या तो आप कैटेगरीज को एक्स एक्सिस पे मेंशन कर दो और उनकी जितनी भी फ्रीक्वेंसीज है उसे वाई एक्सिस पे मेंशन कर दो, तो ये बन जाएगा आपका वर्टिकल बार डायग्राम। लेकिन इसका जस्ट ऑपोजिट अगर आप कर देंगे कि कैटेगरीज को आप वाई एक्सिस पे मेंशन कर देंगे और फ्रीक्वेंसीज को एक्स एक्सिस पे मेंशन कर देंगे, तो बन जाएगा आपका हॉरिजॉन्टल बार डायग्राम। दोनों ही इक्वली करेक्ट है, किसी भी टाइप का बार डायग्राम ड्रॉ कर सकते हैं। अब बार डायग्राम और हिस्टोग्राम, इन दोनों के बीच में फ़र्क होता है। दोनों में ही रेक्टेंगुलर से बार्स यूज़ होते हैं, लेकिन बार डायग्राम में 2 बार्स के बीच में एप्रोप्रिएट स्पेसेस प्रेजेंट होती हैं, जबकि हिस्टोग्राम जब हम आगे पढ़ेंगे तो उसमें सारे बार्स एडजेसेंट होते हैं, एक दूसरे के चिपके हुए होते हैं ऐसे। तो बार डायग्राम में बार्स हैव एप्रोप्रिएट स्पेसिंग बिटवीन देम। तो नेक्स्ट आता है कि बार डायग्राम को यूज़ करके आप नेगेटिव वैल्यूज़ भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। जैसे कि अगर हमारी इक्विलिब्रियम की लाइन है जो कि 0 को रिप्रेजेंट करती है, तो इस लाइन से ऊपर वाली जितनी भी वैल्यूज़ हो गई वो पॉजिटिव वैल्यूज़ हो गई, तो ऑब्वियसली इस लाइन के नीचे की जितनी भी वैल्यूज़ होंगी वो नेगेटिव वैल्यूज़ होंगी। तो बार डायग्राम में आप ईजिली उल्टा बार ऐसे बना के नेगेटिव वैल्यूज़ को भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। टाइप्स ऑफ बार डायग्राम की बात करें तो 3 टाइप होते हैं। एक होता है सिंपल, एक होता है मल्टीपल और तीसरा होता है कंपोनेंट। सिंपल बार डायग्राम मतलब सिंपली आप सिंगल बार्स यूज करोगे टू रिप्रेजेंट द डेटा। मल्टीपल टाइप का जो बार डायग्राम होता है उसे ग्रुप या कंपाउंड बार डायग्राम भी बोला जाता है, क्योंकि इसमें 3-4 बार्स को एक साथ ग्रुप करके ड्रॉ किया जाता है। जैसे कि इस एग्जाम्पल से हमें पता चल रहा है कि 2011 में जो फिजिक्स की पासिंग परसेंटेज थी वो सबसे ज़्यादा थी, उससे कम थी केमिस्ट्री की, उससे कम थी मैथमेटिक्स की। लेकिन यही हम 2015 की बात करें तो जो सबसे कम पासिंग परसेंटेज थी वो फिजिक्स की थी, उससे ज़्यादा केमिस्ट्री की थी और जो सबसे ज़्यादा थी वो मैथ्स की थी। तो एक ही बार डायग्राम में ग्रुप करके हमने तीनों डेटा एक साथ शो कर दिए। कॉम्पोनेंट या प्रोपोर्शनल या फिर स्टैक्ड बार डायग्राम की अगर हम बात करें तो कंपोनेंट बार डायग्राम में नाम से ही पता चल रहा है हम 3 डिफरेंट बार्स ड्रॉ करने की बजाय एक ही बार के कंपोनेंट्स बना देते हैं, यानी कि उसको प्रोपोर्शंस में बांट देते हैं जो कि एक दूसरे के ऊपर स्टैक्ड होते हैं। जैसे कि मैं अगर कहूँ कि सेक्शन ए में 200 बच्चों को हॉकी खेलना पसंद है, जो कि ये वाला स्टैक डिनोट कर रहा है। फिर जो ये वाला स्टैक है ये डिनोट कर रहा है कि 100 बच्चों को क्रिकेट खेलना पसंद है। फिर ये वाला जो स्टैक है ये डिनोट कर रहा है कि अराउंड आपके 300 बच्चों को फुटबॉल खेलना पसंद है, और ये वाला स्टैक डिनोट कर रहा है कि 200 स्टूडेंट्स को वॉलीबॉल खेलना पसंद है। तो हमने क्या किया, एक ही बार के टुकड़े कर दिए और एक ही बार में चारों डेटा को एक साथ प्रेजेंट कर दिया। इसीलिए इस टाइप के बार डायग्राम को बोला जाता है कंपोनेंट, स्टैक्ड या फिर प्रोपोर्शनल बार डायग्राम। नेक्स्ट आता है हमारा पाई डायग्राम या फिर सेक्टर डायग्राम। तो जैसे चौको पाई हम गोल सिखाते हैं, वैसे ही पाई डायग्राम के अंदर क्या होता है, एक सर्कल होता है जिसको डिफरेंट सेगमेंट्स के अंदर डिवाइड किया जाता है। अब इन सेगमेंट्स को कंपेयर करते हैं कौन सा सेगमेंट कितना बड़ा है, ठीक है। तो इसको हम सेक्टोरल प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा भी कहते हैं, क्योंकि हमने क्या किया, एक सर्कल को डिफरेंट सेक्टर्स में या सेगमेंट्स में डिवाइड कर दिया। तो सबसे पहली चीज़ तो ये है कि क्वालिटेटिव डेटा को रिप्रेजेंट करने के लिए पाई डायग्राम यूज़ होता है। ये बार चार्ट के इन्फीरियर होता है, बार चार्ट से कम यूज़फुल होता है। तीसरी चीज़, एरियाज ऑफ सेगमेंट्स ऑफ सर्कल इज कंपेयर्ड। तो इस सर्कल को हमने जितने भी सेगमेंट्स में डिवाइड किया, इन सारे सेगमेंट्स को हम आपस में कंपेयर करते हैं। ये एक तरीके का सेक्टोरल प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा है। सेक्टर्स में हमने एक सर्कल को डिवाइड किया।
तो अगर मैं कहूँ इस सर्कल का पूरा 360 डिग्री आपका 100% हुआ, तो 1% कितना हुआ? 3.6 डिग्री। तो अगर मुझे एक सिंगल सेगमेंट का एंगल निकालना है तो निकालने का फॉर्मूला है क्लास फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस मल्टीप्लाई बाय 360 डिग्री। जैसे कि ये पाई चार्ट मैंने ड्रॉ किया है टू रिप्रेजेंट कि एक जू में बहुत सारे जानवर थे। उन जानवरों में से 25% तो डॉग्स थे, 37.5% मेरे पास मंकीज थे, बाकी डिफरेंट एनिमल्स थे। तो अगर मुझे इस वाले सेक्टर का एंगल पता करना है तो फॉर्मूला हो जाएगा कितने नंबर ऑफ डॉग्स हैं मेरे पास डिवाइडेड बाय टोटल कितने एनिमल्स हैं मल्टीप्लाई बाय 360 डिग्री। सिर्फ परसेंटेज अवेलेबल है तो फॉर्मूला हो जाएगा परसेंटेज मल्टीप्लाई बाय 3.6 डिग्री इज इक्वल टू 90। तो इस वाले सेक्टर का एंगल कितना हो गया? 90 डिग्री। सेम इसी तरीके से हम बाकी सेक्टर्स का भी एंगल कैलकुलेट कर सकते हैं। पाई डायग्राम में जितनी भी परसेंटेजेस होती है उसे हम सेक्टर के बाहर लिखते हैं, यानी कि किसी भी सेगमेंट के बाहर लिखी जाती है। लेकिन डिफरेंट जो कैटेगरीज होती हैं उसे हमें सेक्टर के अंदर ही मेंशन करना होता है कि ये सेक्टर किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है। इन कैटेगरीज को हम लेजेंड भी बोल सकते हैं या इंडेक्स भी बोल सकते हैं या कैटेगरीज सिंपली भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा पिक्टोग्राम या पिक्चर डायग्राम। अगर मुझे किसी लेमैन, कॉमन पीपल या फिर अगर सड़क पे चल रहा है कोई इंसान जो कि बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल नहीं है और उसे कोई डेटा समझाना हो तो मैं क्या करूँगी? सिंपली फ़ोटो की मदद से उसे समझाऊँगी। तो पिक्टोग्राम में हम सिंपली क्या करते हैं? पिक्चर्स या फिर सिंबल्स यूज़ करके डेटा को प्रेजेंट करते हैं जो कि ईजिली कॉमन पर्सन को या कॉमन पीपल को, किसी लेमैन को समझ आ जाए। जैसे कि पिक्टोग्राम का एग्जांपल हो गया, रोड पे जितने भी हमारे साइंस एंड सिंबल्स लगे हुए होते हैं कि 40 से ऊपर आपको गाड़ी नहीं चलानी है, आगे टर्न है। जैसे कि फूड पिरामिड हो गया हमारा, इसका एक एग्जांपल। नेक्स्ट आता है हमारा मैप डायग्राम, जिसे कार्टोग्राम भी बोला जाता है, स्पॉट मैप भी बोला जाता है, जोग्राफिकल कोऑर्डिनेट चार्ट, रेट मैप, शेडेड मैप, कुछ भी बोल सकते हैं। मैप डायग्राम में नाम से ही पता चल रहा है क्या होता है? एक मैप होता है एक एरिया का। जैसे एक एरिया का गूगल मैप है मेरे पास और मुझे किसी पर्सन को बताना है कि इस पूरे मैप में सबसे ज़्यादा कोई डिजीज़ कहाँ पाई जाती है। तो मैं क्या करूँगी? कुछ सिंबल्स यूज़ करके मैं लोकेशन मार्क कर दूँगी कि इस एरिया में मत जाना, इस एरिया में सबसे ज़्यादा ये इलनेस, ये कंडीशन या ये इवेंट पाया जाता है। तो क्या होता है? एक मैप होता है जिसमें विद लोकेशन ऑफ ईच इलनेस, कंडीशन या इवेंट को मार्क किया जाता है यूजिंग स्पॉट या सिंबल्स। कुछ स्पॉट या सिंबल्स यूज़ करके मार्क किया जाता है उस लोकेशन को जहाँ पे ये कंडीशन सबसे ज़्यादा पाई जाती है या कोई इलनेस पाई जाती है। अब ये करते कब है? जब भी एपिडेमिक आता है, यानी कि बहुत ज़्यादा किसी एरिया में कोई बीमारी फैल जाती है या आउटब्रेक हो जाता है किसी बीमारी का किसी पर्टिकुलर एरिया में और हमें लोगों को चेतावनी देनी होती है कि आप इस एरिया में तो पर्टिकुलरली मत ही जाना, तब हम मैप डायग्राम का यूज़ करते हैं। मैप डायग्राम का ही एक टाइप है जिसे हम रेट मैप, शेडेड मैप भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है? स्पॉट्स या फिर सिंबल्स यूज़ करने की जगह हम जो मैप है उसके अंदर शेडिंग करते हैं। जिस एरिया में बीमारी जितनी ज़्यादा होगी, जैसे कि इसमें स्पेन में, पोलैंड में, इसे हमने डार्क कलर से मार्क किया है तो हम बोलेंगे जो ज़्यादा डार्क होगा यानी कि उसमें ज़्यादा बीमारी है, और जो सबसे ज़्यादा लाइट शेडेड होगा उसमें सबसे कम बीमारी है। यानी कि रेट मैप या शेडेड मैप में अकॉर्डिंग टू द डिफरेंस इन फ्रीक्वेंसी में जितना ज़्यादा डिफरेंस होगा उसके हिसाब से हम शेडिंग कर देते हैं उस एरिया की। नेक्स्ट आता है हमारा वेन डायग्राम। तो वेन डायग्राम भी क्वालिटेटिव डेटा के लिए ही यूज़ होता है जब क्वालिटेटिव डेटा का ओवरलैपिंग हो रहा हो, यानी कि दो डेटा आपस में जब ओवरलैप हो रहे होते हैं उसके लिए वेन डायग्राम यूज़ होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लो मेरे पास 100 स्टूडेंट्स हैं, उन 100 स्टूडेंट्स में से मैंने पूछा कि कितने बच्चों को पिज़्ज़ा खाना पसंद है, तो 57 बच्चों ने बोला कि हमें पिज़्ज़ा खाना पसंद है और 43 स्टूडेंट्स ने बोला कि हमें सिर्फ चिप्स खाना पसंद है। लेकिन 13 ऐसे बच्चे थे जो बोले नहीं, मुझे पिज़्ज़ा भी खाना पसंद है और चिप्स भी खाना पसंद है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? ओवरलैपिंग हो रही है मेरे डेटा की, और जहाँ पे भी ओवरलैपिंग वाला डेटा होता है उसके लिए हम वेन डायग्राम यूज़ करते हैं। तो वेन डायग्राम शो करता है डिग्री ऑफ ओवरलैप एंड एक्सक्लूसिविटी, यानी कि कितना % डेटा ओवरलैप कर रहा है और कितना % डेटा एक्सक्लूसिव है, यानी कि सिर्फ एक ही कैटेगरी को बिलोंग कर रहा है। जैसे कि ए और बी, ये तो हो गया आपका एक्सक्लूसिव डेटा, यानी कि ये डेटा आपको सिर्फ इन्हीं दोनों में देखने को मिलेगा। ये वाला जितना भी डेटा हो गया ये हो गया आपका ओवरलैप वाला डेटा। अब वेन डायग्राम में ज़रूरी नहीं है कि साइज़ ऑफ द सर्कल इक्वली हो,
अब जैसे मैंने यहाँ लिखा कि 40% बच्चों को पिज़्ज़ा खाना पसंद है और 40% बच्चों को चिप्स खाना पसंद है और सिर्फ 20% बच्चे ऐसे हैं जिनको दोनों चीज़ें खाना पसंद है। तो यहाँ पे तो चलो ठीक है, जो हमारा एक्सक्लूसिव डेटा है वो इक्वल है, इस वजह से जो साइज़ ऑफ द सर्कल है वो भी इक्वल हुआ। लेकिन यहाँ पे 57 बच्चों को पिज़्ज़ा खाना पसंद है, जो कि ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू 43। तो इस वजह से जो साइज़ ऑफ द सर्कल है पिज़्ज़ा वाला वो बड़ा होगा और जो चिप्स वाले सर्कल का साइज़ है वो कम होगा। तो वेन डायग्राम में जो सर्कल का साइज़ होता है वो रिलेटिव साइज़ होता है, यानी कि जो ज़्यादा बड़ा होगा, जिसका डेटा ज़्यादा होगा वो सर्कल बड़ा होगा और जो डेटा कम होगा उसका सर्कल छोटा होगा। अब हम अगर क्वांटिटेटिव डेटा की बात करें तो क्वांटिटेटिव में हम 8 डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा प्रेजेंटेशन पढ़ेंगे, जिसमें हिस्टोग्राम, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, फ्रीक्वेंसी कर्व, लाइन कर्व, ऑगिव, स्कैटर डायग्राम, बॉक्स प्लॉट और स्टेम एंड लीफ प्लॉट की बात करेंगे। सबसे पहला आता है हमारा हिस्टोग्राम। तो पहले भी हमने बात की थी कि हिस्टोग्राम बिल्कुल बार डायग्राम जैसा ही देखने को मिलता है। इसमें भी बार्स होते हैं, लेकिन बार डायग्राम में अप्रोप्रिएट स्पेसेस होती है दो बार्स के बीच में, लेकिन हिस्टोग्राम में स्पेसेस नहीं होती हैं, सारे बार्स आपस में एडजेसेंट होते हैं। तो सबसे पहली चीज़ तो हिस्टोग्राम को रेक्टेंगुलर हिस्टोग्राम भी बोला जाता है या ब्लॉक डायग्राम भी बोला जाता है, क्योंकि इस तरीके से ब्लॉक्स इसमें बनाए जा रहे हैं। हिस्टोग्राम को यूज़ करके आप कंटिन्यूस क्वांटिटेटिव डेटा को रिप्रेजेंट कर सकते हो। कंटिन्यूस मतलब यानी कि जिसमें डेसिमल वैल्यूज़ भी पॉसिबल है, जबकि बार डायग्राम के अंदर हमने कैसे डेटा की बात की थी, डिस्क्रीट की बात की थी। डिस्क्रीट मतलब जिसमें सिर्फ होल नंबर्स पॉसिबल हो सकते हैं। इसमें भी क्या होती है, सीरीज ऑफ ब्लॉक्स होते हैं जो कि हम ड्रॉ करते हैं। ये एक तरीके का पिक्टोरल डायग्राम है। और फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, दो बार्स के बीच में स्पेसेस नहीं होती हैं, बार्स एडजेसेंट होते हैं, एक दूसरे से चिपके हुए होते हैं। अगर हम क्लास इंटरवल की बात करें तो हिस्टोग्राम में क्लास इंटरवल एक्स एक्सिस पे मार्क की जाती है और जितनी उनकी फ्रीक्वेंसीज है उसे हम वाई एक्सिस पे मेंशन करते हैं। अब बार डायग्राम में तो सिंपली हमने क्या किया था, एक बार के हाईएस्ट पॉइंट पे जितनी भी फ्रीक्वेंसी, मान लो यहाँ पे 80 मेंशन की हुई होती है, तो हम बोल देते हैं इस बार की जो टोटल फ्रीक्वेंसी है वो 80 है। लेकिन हिस्टोग्राम में हम सिंपली फ्रीक्वेंसी नहीं देखते हैं, हमारी फ्रीक्वेंसी जो ये कॉलम या फिर रेक्टेंगल का फॉर्मुलेशन करती है, इसका हम क्या निकालते हैं, एरिया निकालते हैं। यानी कि जो ये बार बना है इसकी ब्रेथ इंटू लेंथ करके हम इसका एरिया कैलकुलेट करते हैं। इसी वजह से हिस्टोग्राम को एरिया डायग्राम भी बोला जाता है। बार डायग्राम में हम इस बार का एरिया नहीं निकालते हैं, लेकिन हिस्टोग्राम में हम इस बार का एरिया भी निकालते हैं। अब बार डायग्राम में तो क्वालिटेटिव डेटा था, तो हमने एक्स एक्सिस पे डिफरेंट कैटेगरीज मेंशन कर दी थी, लेकिन हिस्टोग्राम में हम एक्स एक्सिस पे क्लास की इंटरवल्स मेंशन करते हैं। अब ये क्लास इंटरवल्स इक्वल भी हो सकती हैं, अनइक्वल भी हो सकती हैं। जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं, मुझे अगर देखना है 10 ओवर का एक क्रिकेट मैच हुआ था और उसमें डिस्ट्रीब्यूशन कैसे कैसे हो रखा है स्कोर्स का, तो मैंने क्या किया, पहले के 7 ओवर का एक साथ देख लिया कि पहले के 7 ओवर में सिर्फ 20 रन बने हैं और जो बाकी के 3 ओवर हैं उसमें 40 रन बने हैं। तो ये तो मुझ पे डिपेंड करता है कि मैं कितने ओवर्स का एक साथ देखना चाहती हूँ। तो ज़रूरी नहीं है कि क्लास इंटरवल हमेशा हिस्टोग्राम में इक्वल ही हो। ये वाली क्लास इंटरवल मेरी बड़ी भी हो सकती है, ये वाली क्लास इंटरवल मेरी छोटी भी हो सकती है। तो क्लास इंटरवल कैन बी अनइक्वल। और एग्जाम्पल आ गया हिस्टोग्राम का, जैसे कि एपिडेमिक कर्व। तो मेन चीज़ें जो हिस्टोग्राम को बार डायग्राम से डिफरेंशिएट करती है, पहली चीज़ तो ये हो गई कि क्वांटिटेटिव डेटा के लिए यूज़ होती है, जबकि बार डायग्राम आपका क्वालिटेटिव डेटा के लिए यूज़ होता है। हिस्टोग्राम में आप कंटिन्यूस डेटा यानी कि जिसमें डेसिमल फ्रैक्शन वैल्यूज़ भी अलाउड है, आप उसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, जबकि बार डायग्राम में सिर्फ हमारा डिस्क्रीट डेटा होता है। हिस्टोग्राम में दो बार्स के बीच में कोई गैप नहीं होता, बार्स एडजेसेंट होते हैं, जबकि इसमें अप्रोप्रिएट स्पेसेस बिटवीन देम होती है। हिस्टोग्राम में हम क्लास इंटरवल्स मेंशन करते हैं, तो बार डायग्राम में हम डिफरेंट कैटेगरीज मेंशन करते हैं। बार डायग्राम में हम सिंपली फ्रीक्वेंसी जो है एक बार के हाईएस्ट पॉइंट पे उसे हम नोट डाउन कर लेते हैं, जबकि हिस्टोग्राम में हम क्या करते हैं, हर फ्रीक्वेंसी जो कॉलम या रेक्टेंगल का फॉर्मुलेशन करती है उसका एरिया कैलकुलेट करते हैं और हर बार की जो विड्थ होती है वो इक्वल होती है। लेकिन हिस्टोग्राम के अंदर जो ये कॉलम रेक्टेंगल होता है वो हमेशा इक्वल हो ज़रूरी नहीं है। इसे एरिया डायग्राम बोला जाता है और एग्जाम्पल हो गया आपका एपिडेमिक कर्व। तो नेक्स्ट आता है हमारा फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। फ्रीक्वेंसी पॉलीगन भी कंटिन्यूस क्वांटिटेटिव जो डेटा होता है उसी को ही रिप्रेजेंट करने के लिए यूज़ किया जाता है। फ्रीक्वेंसी पॉलीगन एक तरीके का हिस्टोग्राम ही है, लेकिन अगर हमें फ्रीक्वेंसी पॉलीगन ड्रॉ करना हुआ तो हम क्या करेंगे, हर हिस्टोग्राम का जो रेक्टेंगल होता है उसका जो हाईएस्ट पॉइंट है उसका मिड पॉइंट को हम एक लाइन से जॉइन कर देंगे।
ठीक है। तो हम क्या करते हैं, फॉर्म्ड बाय जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ द क्लास इंटरवल्स एट द हाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी। जो हाइट है सबसे ज़्यादा उस रेक्टेंगल की, उसका जो मिड पॉइंट है, अगर हम इस पूरे को एक लाइन से जॉइन कर देंगे तो बन जाएगा हमारा फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। फ्रीक्वेंसी पॉलीगन की एक खासियत होती है कि ये एक्स एक्सिस को दोनों एंड से टच करती है, ताकि आप इजीली एरिया अंडर द कर्व जो है उसे कैलकुलेट कर सको। क्योंकि हिस्टोग्राम में तो हमने सिंपली एक रेक्टेंगल लिया था और उसका एरिया कैलकुलेट कर लिया था, लेकिन क्योंकि फ्रीक्वेंसी पॉलीगन हिस्टोग्राम से ही बना है तो इसमें हम क्या करेंगे, जो ये कर्व बना है उसका एरिया कैलकुलेट कर लेंगे। तो जब हम मिड पॉइंट एट द हाइट ऑफ फ्रीक्वेंसीज को ज्वाइन करेंगे तो क्या बनेगा, हमारा एक पॉलीगन बनेगा विद मेनी एंगल्स। नेक्स्ट आता है हमारा फ्रीक्वेंसी कर्व। फ्रीक्वेंसी कर्व एक तरीके का फ्रीक्वेंसी पॉलीगन ही होता है, यानी कि हमने क्या किया है, हिस्टोग्राम के जो रेक्टेंगल्स थे उनका जो मिड पॉइंट है एट द हाइट ऑफ द फ्रीक्वेंसीज उसको एक स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर दिया है। लेकिन अगर हमारी ऑब्जर्वेशंस लार्ज हैं, यानी कि बहुत सारी ऑब्जर्वेशंस हैं, अगर हमारे पास बहुत सारे इस तरीके से रेक्टेंगल्स हैं, उनके मिड पॉइंट को अगर आप ज्वाइन करते जाओगे तो इसकी वजह से देखो क्या हो रहा है, जो एब्सर्ड सी एकदम से जो हमारी इस तरीके से पॉलीगन हमारा बन रहा था, वो पॉलीगन अपनी एंगुलेशंस लूज कर देता है, यानी कि उसके एंगल ख़त्म हो जाता है और एक तरीके से क्या है, स्मूथ सा यूँ कर्व सा बन जाता है। तो जब ऑब्जर्वेशंस हमारी बहुत सारी यूँ यानी कि लार्ज हो और क्लास इंटरवल्स बहुत ज़्यादा कम हो जाए, यानी कि दो ऑब्जर्वेशंस के बीच की जो इंटरवल है अगर बहुत ज़्यादा रिड्यूस हो जाए और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस हमारी बहुत ज़्यादा हो, तो उसकी वजह से फ्रीक्वेंसी पॉलीगन अपने एंगुलेशंस यानी एंगल्स उसके ख़त्म हो जाते हैं और ये क्या रिजेंबल करता है, एक कर्व, एक स्मूथ सा कर्व जैसा दिखने लग जाता है, जिसे हम फ्रीक्वेंसी कर्व कहते हैं। अब लाइन चार्ट जो होता है वो भी एक तरीके का क्या होता है, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन ही होता है। बस इसमें हम रेक्टेंगल्स के हाईएस्ट पॉइंट मार्क करने की जगह सीधा ऑब्जर्वेशंस को ही डॉट से पहले मार्क करते हैं, फिर उसे एक स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर देते हैं, तो बन जाता है हमारा लाइन चार्ट। ये क्या शो करता है, एक तरीके से ट्रेंड शो करता है किसी इवेंट का। जैसे कि मान लो रुपये की अगर मैं वैल्यू की बात करूँ तो एक समय तक रुपये की वैल्यू बहुत ज़्यादा बढ़ रही थी, फिर वो कम तेज़ी से बढ़ने लगी। हो सकता है कुछ समय बाद रुपये की वैल्यू एकदम स्टेबल हो जाए या स्टैटिक हो जाए, फिर एकदम तेज़ी से रुपये की वैल्यू बढ़ने लग जाए। तो ये क्या शो करता है, ट्रेंड शो करता है एक इवेंट का ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, यानी कि टाइम के साथ एक इवेंट का ट्रेंड कैसा है। अब ये ट्रेंड बढ़ता हुआ भी हो सकता है कि ऊपर जा रहा है, घटता हुआ भी हो सकता है, या स्टैटिक भी हो सकता है कि रुका हुआ है अपनी प्लेस पे। तो ये हो गया हमारा लाइन चार्ट। नेक्स्ट आता है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डायग्राम या ऑगीव। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डायग्राम, पहली बात तो वही होगी कि ये भी क्वांटिटेटिव डेटा के लिए यूज़ होता है। अब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होती क्या है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है जो पर्टिकुलर कैटेगरी है उस कैटेगरी के डेटा के साथ साथ जो पहले वाली कैटेगरी है उसके डेटा को आपको ऐड करना है। जैसे कि अगर मैं पूछूं 5 से 10 ओवर में कितनी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है, तो आपको 20 + 10 = 30 लिखना होगा। अगर मैं बात करूं 15 से 20 ओवर तक कितनी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है, तो आपको 40 + 30 + 20 + 10 ये सारा एडअप करके लिखना होगा 100। यानी कि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होता है सम ऑफ द डेटा फ्रॉम दैट कैटेगरी, यानी कि जिस कैटेगरी की आप कैलकुलेट कर रहे हो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, उसका डेटा तो आपको लेना ही लेना है, प्लस जो प्रीसीडिंग कैटेगरीज है यानी कि उससे पहले वाली जितनी भी कैटेगरीज हैं उन सब का डेटा आपको ऐड करते जाना है। तो अगर मैं पूछूं 10 से 15 ओवर के बीच में कितनी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी थी रन्स की, तो हो गया 30 + 20 + 10 = 60, यानी कि 10 से 15 ओवर तक टोटल 60 रन एक टीम बना चुकी थी और 15 से 20 तक टोटल 100 रन्स बना चुकी थी वो टीम। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डायग्राम या ऑगीव, अगर आप क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को यूज़ करके ड्रॉ करोगे तो आपको एक स्मूथ एस शेप का कर्व देखने को मिलेगा। जैसे कि ये एक एग्जांपल है कि मीडियन जो है वो ऑगीव में यूज़ होता है एंड इट इज़ यूजफुल इन कैलकुलेटिंग डिस्ट्रीब्यूशंस बाय परसेंटाइल। तो ऑगीव को यूज़ करके आप इजीली जितना भी डेटा है उसको परसेंटाइल के फॉर्म में भी एक्सप्रेस कर सकते हो कि कितना परसेंटाइल स्कोर कितनी कैटेगरी तक हो चुका है। नेक्स्ट आता है हमारा स्कैटर प्लॉट, स्कैटर डायग्राम या डॉट डायग्राम या जिसे कोरिलेशन डायग्राम भी बोला जाता है। अब कोरिलेशन क्या होता है, कोरिलेशन का मतलब होता है रिलेशनशिप बिटवीन 2 वेरिएबल्स।
जैसे फॉर एग्जांपल हमें पता है जैसे जैसे एक इंसान की एज बढ़ती जाती है वैसे वैसे उस इंसान का एवरेज ब्लड प्रेशर बढ़ता जाता है। तो हमें इससे क्या पता चला, एज और बीपी इन दोनों के बीच में क्या है, एक तरीके से रिलेशनशिप है, जिसे हम क्या कहते हैं, कोरिलेशन कहते हैं। तो इस कोरिलेशन को अगर आपको डायग्रामेटिक फॉर्म में शो करना हो तो उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, स्कैटर प्लॉट या स्कैटर डायग्राम यूज़ करेंगे। तो पहली बात तो हमें इस एग्जाम्पल से क्या पता चला कि बीपी एज पे डिपेंड कर रहा है, क्योंकि एज बढ़ती है तो बीपी बढ़ता है। ऐसा नहीं है कि बीपी बढ़ रही है तो एज बढ़ रहा है। तो बीपी यहाँ पे हमारा क्या हुआ, डिपेंडेंट वेरिएबल, यानी कि जो डिपेंड कर रहा है। और डिपेंड किस पे कर रहा है, एज पे। तो एज क्या हुआ, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, जिस पे बीपी डिपेंड करता है। इंडिपेंडेंट वेरिएबल को हम स्कैटर प्लॉट में एक्स एक्सिस पे मेंशन करते हैं, और जो डिपेंडेंट वेरिएबल है उसको हम स्कैटर प्लॉट में हमेशा वाई एक्सिस पे मेंशन करते हैं। तो स्कैटर प्लॉट हमारा ओनली डायग्राम है जिससे हम रिलेशनशिप डिटरमाइन कर सकते हैं दो वेरिएबल्स के बीच में। स्कैटर प्लॉट के अलावा कोई भी ऐसा डायग्राम नहीं है ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा में जिससे हम रिलेशनशिप का पता कर सकते हैं दो वेरिएबल्स के बीच में। तो स्कैटर प्लॉट या डॉट डायग्राम में हम क्या करते हैं, जैसे जैसे हमारी एक्स एक्सिस का डेटा इंक्रीज करता जाता है वैसे वैसे वाई एक्सिस का जो हमारा डेटा है उसे हम डॉट के फॉर्म में, इस तरीके से डॉट के फॉर्म में मार्क करते जाते हैं। तो जितना ज़्यादा ये हमारे पॉइंट्स क्लस्टर होके एक स्ट्रेट लाइन के आसपास आ जाते हैं, क्लस्टर होके एक साथ आ जाते हैं, तो ये शो करता है हमारा लीनियर नेचर का रिलेशनशिप। अगर स्कैटर प्लॉट एक मैं ड्रॉ करूँ और ये पॉइंट्स मुझे कुछ इस तरीके से देखने को मिले, तो इससे मुझे पता चल रहा है कि इन दोनों वेरिएबल्स के बीच में एक तरीके का लीनियर रिलेशनशिप है, यानी कि ये सारे पॉइंट्स क्लस्टर कर रहे हैं राउंड अ स्ट्रेट लाइन। और वो भी कैसा रिलेशनशिप है, पॉजिटिव रिलेशनशिप है, क्योंकि लाइन कैसे जा रही है, ऊपर जा रही है। अगर मुझे कुछ इस तरीके से डायग्राम देखने को मिले, यानी कि लीनियर रिलेशनशिप तो है दोनों वेरिएबल्स के बीच में, लेकिन लाइन कैसी जा रही है, नीचे जा रही है, यानी कि इन दोनों वेरिएबल्स में कैसा रिलेशनशिप है, नेगेटिव रिलेशनशिप है। लेकिन अगर मुझे स्कैटर प्लॉट कुछ इस तरीके का देखने को मिले, यानी कि ये सारे पॉइंट्स स्कैटर हैं आसपास और कोई भी क्लस्टर फॉर्मेशन नहीं हो रहा है, यानी कि इन दोनों वेरिएबल्स के बीच में कोई भी रिलेशनशिप नहीं है, तो स्कैटर प्लॉट देख के आप इजीली रिलेशनशिप पता कर सकते हो दो वेरिएबल्स के बीच में। नेक्स्ट आता है हमारा स्टेम एंड लीफ प्लॉट। स्टेम एंड लीफ प्लॉट एक तरीके का क्या होता है, मिक्सचर होता है डायग्राम और टेबल का। इसमें क्या होती है, एक स्ट्रेट लाइन होती है, इस स्ट्रेट लाइन के लेफ्ट साइड में जितनी भी वैल्यूज़ होती है उसे हम स्टेम बोलते हैं, और राइट साइड में जितनी भी वैल्यूज़ होते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, लीव्स बोलते हैं। तो अगर मुझे स्टेम एंड लीफ प्लॉट के डायग्राम को देख के फाइनल ऑब्जर्वेशंस बनानी हो तो उसका तरीका होता है कि हम स्टेम उठाएंगे और उस पर एक लीफ लगा देंगे, फिर एक स्टेम उठाएंगे उस पर एक लीफ लगा देंगे। तो ऑब्जर्वेशंस ऐसे बनेगी जैसे कि 1 2 0, यानी कि पहली ऑब्जर्वेशन हो गई हमारी 120, नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन हो गई हमारी 1 2 1 यानी कि 121, दूसरी हो गई हमारी दोबारा से 1 2 1 यानी 121, और चौथी हो गई हमारी 1 2 8 यानी कि 128। तो इसी तरीके से स्टेम एंड लीफ प्लॉट में हम क्या करते हैं, जो लेफ्ट साइड वाली वैल्यू होती है उसे हम स्टेम कहते हैं, उसे लगाते हैं और उसके साथ में एक लीफ लगा देते हैं। जैसे कि इस एग्जाम्पल से हम टोटल 11 ऑब्जर्वेशंस टोटल इस तरीके से बना सकते हैं। तो लीफ जो होती है वो लास्ट डिजिट होता है एक नंबर का, जैसे कि 8 हो गया, 1 हो गया, इसमें भी 1 हो गया, इसमें 0 हो गया, इसमें 9 हो गया, 3 हो गया, 2 हो गया। और जो स्टेम होता है वो रिमेनिंग डिजिट्स होते हैं या फिर डिजिट्स टू द लेफ्ट, यानी कि बचे कुछ जितने भी डिजिट्स होते हैं, जैसे कि इसमें 9 9 9 या फिर इसमें 1 2 1। तो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस हो गई टोटल नंबर ऑफ लीव्स। कैसे, क्योंकि 11 टोटल ऑब्जर्वेशंस हमने बनाई हैं और लीव्स जितनी है वो लास्ट डिजिट्स हो गई, तो ऑब्वियसली बात है जितने लास्ट डिजिट्स होंगे उतनी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस होंगी। स्टेम एंड लीफ प्लॉट जो है वो इंडिविजुअल वैल्यूज ऑफ अ वेरिएबल को प्रिजर्व करता है। क्यों, क्योंकि आप इसको देख के आप इंडिविजुअली हर एक वैल्यू को फॉर्म कर सकते हो। तो अब बात आती है हम इस तरीके के मेथड को यूज़ ही क्यों करेंगे। अगर कोई रिसर्च में बहुत ज़्यादा स्मॉल सेट है ऑब्जर्वेशंस का, यानी कि बहुत ज़्यादा कम अमाउंट में ऑब्जर्वेशंस हमें मिली हैं और उसमें हमें इंडिविजुअल हर एक वैल्यू को दिखाना है, तो आप इजीली स्टेम एंड लीफ प्लॉट को यूज़ करके अपनी ऑब्जर्वेशंस रिप्रेजेंट कर सकते हो।
नेक्स्ट आता है हमारा बॉक्स एंड विस्कस प्लॉट। अब इसको समझने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि एक टेस्ट हुआ था, उस टेस्ट में 100 नंबर का पेपर था। अब उस 100 नंबर में से जिस पर्सन के 50 मार्क्स आएंगे, तो मतलब उसके कितने नंबर आए, 50% नंबर आ गए उसके, और जिसके 75 मार्क्स आए उसके 75% नंबर आ गए, जिसके 25 मार्क्स आए उसके 25% नंबर आ गए। तो बॉक्स एंड विस्कस प्लॉट बनाने के लिए हम क्या करेंगे, जितनी भी हमारी ऑब्जर्वेशंस हैं उसे हम 3 डिवीजन से डिवाइड करेंगे, जिससे हमारे क्या होंगे, 4 इक्वल पार्ट बन जाएंगे। हर एक पार्ट कितना हुआ, 25% हुआ। यानी कि अगर ये मिडिल मोस्ट वाली लाइन है, यानी कि अगर ये मेरी मीडियन वाली लाइन है, तो इस लाइन ने क्या किया, जितनी भी हमारी वैल्यूज़ है उसे 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। जितनी भी वैल्यूज़ इस लाइन के इस पार है वो 50% है, और जितनी भी इस लाइन के इस पार है वो भी 50% हमारी वैल्यूज़ है। यानी कि जो ये हमारी मीडियन वाली लाइन है, इसने टोटल ऑब्जर्वेशन को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। तो बॉक्स एंड विस्कस प्लॉट में हमने क्या किया, पहले तो 3 डिविजन्स बनाए। इन 3 डिविजन्स ने क्या किया, और टोटल ऑब्जर्वेशंस को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। ठीक है, अब हर एक पार्ट कितना प्रतिशत हुआ, 25% हुआ। ठीक है, अब पहले वाले पार्ट का जो एंड पॉइंट है इसे हम बोलते हैं Q1 या फिर लोअर हिंज भी बोल सकते हैं। और नेक्स्ट 25% पार्ट के बाद वाला जो एंड पॉइंट है उसे Q2 बोलते हैं। यानी कि 50% तक डेटा आपका इस पार हुआ और 50% डेटा आपका इस पार हुआ। अब जो थर्ड एंड पॉइंट है उसे हम Q3 भी बोलते हैं, यानी कि 75% या फिर अपर हिंज। और फिर नेक्स्ट जो 25% डेटा हुआ वो यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा। जो 25 और 75% डेटा के बीच का जो डिस्टेंस है उसे एच स्प्रेड या इंटरक्वार्टाइल रेंज बोला जाता है। जो हमारा बॉक्स विस्कस प्लॉट का स्टार्टिंग है उसे मिनिमम वैल्यू बोला जाता है, और जो एंड पॉइंट है उसे मैक्सिमम वैल्यू बोला जाता है। ये हो गया आपका बॉक्स, और जो ये इसकी आर्म्स है इसे विस्कस बोला जाता है। तो बॉक्स एंड विस्कस प्लॉट एक तरीके का रिप्रेजेंटेशन होता है क्वार्टाइल्स का। क्वार्टाइल्स मतलब 4 टाइल्स हैं आपके पास, 3 डिविजन्स हैं जिन्होंने 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया है सारी ऑब्जर्वेशंस को। 3 डिविजन्स हो गए आपके कौन कौन से, Q1, Q2 और Q3। ये भी आपका क्वांटिटेटिव डेटा के प्रेजेंटेशन में काम आएगा। इट कंसिस्ट ऑफ अ वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल रेक्टेंगल। आप इस रेक्टेंगल को हॉरिजॉन्टली भी बना सकते हो, या फिर आप बॉक्स विस्कस प्लॉट को कुछ इस तरीके से वर्टिकली भी ड्रॉ कर सकते हो। एच स्प्रेड या इंटरक्वार्टाइल रेंज की बात करें तो वो होता है आपका Q3 - Q1। आप बॉक्स विस्कस प्लॉट में इजीली आउटलायर्स भी मेंशन कर सकते हो। कैसे, जैसे कि मान लो कि 1 से लेके 100 तक का ये पूरा डेटा आपने इस बॉक्स विस्कस प्लॉट में मेंशन कर दिया। मान लो आपके पास कोई गलती से नेगेटिव में वैल्यू आ गई, तो वो क्या हुआ, एक तरीके का आउटलायर हुआ। यानी कि इस पूरे डेटा से बिल्कुल परे एक नेगेटिव में गलती से वैल्यू आ गई, तो जिसे हम क्या बोलते हैं, आउटलायर या एक्सट्रीम वैल्यूज़ भी बोलते हैं। तो इस तरीके से एक स्टार बना के अब बॉक्स विस्कस प्लॉट में आउटलायर भी मेंशन कर सकते हो। तो बॉक्स विस्कस प्लॉट का एक तरीके का क्वार्टाइल्स का रिप्रेजेंटेशन है, जिसमें हमने टोटल ऑब्जर्वेशंस को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। यानी कि अगर मान लो मैं इस पॉइंट की बात करूँ, तो यानी कि इस पॉइंट के इधर की तरफ आपकी 25% वैल्यूज़ होंगी और इस तरफ आपकी 75% वैल्यूज़ होंगी। अगर मैं इस वाले पॉइंट की बात करूँ तो इस पॉइंट के इधर आपको 50% वैल्यूज़ देखने को मिलेगी और इधर आपको 50% वैल्यूज़ देखने को मिलेगी। तो ये क्या हुआ हमारा 50 परसेंटाइल, क्वार्टाइल में 50 परसेंटाइल, या जिसे हम मीडियन भी बोलते हैं। और इंटर क्वार्टाइल रेंज क्या हुआ, Q3 - Q1। 25% को हम लोअर हिंज भी बोलते हैं, 75% को हम अपर हिंज भी बोलते हैं। मिनिमम वैल्यू को हम यहाँ पे मार्क करेंगे, मैक्सिमम वैल्यू को हम यहाँ पे मार्क करेंगे। ये हो गया हमारा बॉक्स, और इसकी जो आर्म्स है इसे हम बोलेंगे विस्कर्स। और अगर आपकी कोई एक्सट्रीम वैल्यू आ जाए या बिल्कुल ही अलग से कोई हट के वैल्यू आ जाए जो इन सारे डेटा से बिल्कुल अलग है, तो उसे हम इस पूरे बॉक्स के साइड में एक स्टार बना के आउटलायर मेंशन भी कर सकते हैं। तो ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा में इतना ही है। आज की वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू।